हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रूपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टेस्ट नंबर 18। और ये जो बाल विकास का टेस्ट हो रहा है स्टूडेंट, ये आपका टेस्ट नंबर 18 है। और अभी संध्या के 7 बजे हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। ये आपका डेली संध्या लाइव टेस्ट 7 बजे होता है। तो चलिए, ये जो चल रहा है स्टूडेंट, आपका जे टेट का मैराथन क्लास चल रहा है। देखिए, जे टेट का मैराथन क्लास चल रहा है। और किसका चल रहा है स्टूडेंट? सीडीपी का चल रहा है, यानी बाल विकास का। तो चलिए, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मन है तो बेल आइकन को, घंटी को दबा दीजिए। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट। सोशल मीडिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो रुपेश झा फेसबुक, अगर आप इंस्टाग्राम में जाना चाहते हैं तो रुपेश झा ऑफिशियल, और अगर आप जाना चाहते हैं टेलीग्राम तो टॉनिक क्लासेस। तो चलिए, देर ना करते हुए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये 2022 का सीरीज चल रहा है जेटेट का, और बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टेस्ट नंबर 18। तो चलिए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बताइए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है स्टूडेंट: सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, जो सीखने में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे सीखने का वक्र कहते नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सीखने का पठार कहते हैं, याद रखिएगा। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीखने का पठार। स्मृति होगा नहीं, अवधान होगा नहीं, यानी इसका उत्तर स्टूडेंट होगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इजी क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? आईक्यू। आईक्यू को अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इंटेलिजेंस, याद रखिएगा, इंटेलिजेंस, याद रखिएगा, कोसेंट, QUOTIENT। इसी को हम लोग हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं, अंग्रेजी में आईक्यू कहते हैं। तो बताइए, बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है मानसिक आयु गुने वास्तविक आयु, दूसरा वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, तीसरा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, और चौथा वास्तविक आयु गुने मानसिक आयु। बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। तो चलिए स्टूडेंट, इसका तो उत्तर आप लोग जानते होंगे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। ये तो बहुत इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए? तो प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। याद रखिएगा, ट्रायल एंड एरर, याद रखिएगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसी को हम लोग कहते हैं सिद्धांत। अगर अंग्रेजी की वाली बात आई तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? तो कोलर भाई साहब का नहीं, बिल्कुल नहीं। पावलोव का नहीं, थॉर्नडाइक भाई साहब का, याद रखिएगा, यानी थॉर्नडाइक भाई साहब का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, गेस्टॉल्ट ने नहीं किया था। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। तो चलिए, 22 है, 23 है, 24 है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े जो होते हैं स्टूडेंट, वो 23 होते हैं, याद रखिएगा। अनुवांशिकता का मूलाधार कोष जो होता है, मूलाधार कोष है, कोषों के द्वारा ही मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भ धारण के समय मां के अंडाणु एवं पिता के शुक्राणु का कोषों से मिलन होता है ताकि एक नवीन कोष की रचना हो। कोषों के केंद्रक के कणों को गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र हमेशा युग्मों में होती है। यानी मानव कोष में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। तो यहाँ बोल रहा है गुणसूत्र का जोड़ा, इसीलिए स्टूडेंट क्या 23। अगर जोड़ा नहीं रहता तो क्या हो जाता? 46। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ये तो बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं। बताइए, ऑप्शन है हल, थॉर्नडाइक, हेगर्टी, स्किनर। बताइए स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत आपका दिया है BF स्किनर भाई साहब ने। याद रखिएगा, इन्होंने जो प्रयोग किया था एक चूहे पर किया था, जिसे स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। किस पर किया था इसने? चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने, याद कीजिएगा। इसी को क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु उसे छोटे खंडों में बांट देना चाहिए, जिसे अधिगम शीघ्र और प्रभावकारी हो माना जाता है।
और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का जो व्यापक महत्व है, जिसमें दंड, पुरस्कार, परिणाम एवं ज्ञान के रूप में होते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? आपका ई स्किनर ने दिया है। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए, कोहलर मनोवैज्ञानिक जो भाई साहब है वो किससे संबंधित है? चलिए, आपके सामने ऑप्शन है, देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? कोहलर भाई साहब जो थे वो किससे संबंधित थे? बताइए। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, कोहलर भाई साहब ने किसका सिद्धांत दिया था? अभिप्रेरणा का बिल्कुल गलत होगा, विकास का बिल्कुल गलत होगा, व्यक्तित्व का बिल्कुल गलत, अधिगम का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। यानी कोहलर भाई साहब जो थे वो मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, जो सीखने या अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर ने ही सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। इनके अनुसार जब बच्चों को खूब पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूपों से बच्चों के समय प्रस्तुत करना चाहिए। तो बालकों के बौद्धिक विकास हेतु अंतर्दृष्टि या सूझबूझ में सहायता करती है, इसलिए इसका स्टूडेंट होगा 6 का डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बताना है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है आपका कैटेल, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा वर्नन, चौथा स्किनर। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे हमारे केटल भाई साहब। बुद्धि के तरल और क्रिस्टलाइज प्रतिमान का प्रतिपादन अरबी केटल ने किया था, याद रखिएगा। तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दी गई विशेषताओं पर आधारित एक समान योग्यता है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की समान योग्यता जो अनुभव, अधिगम, अनुभव पर आधारित होता है। थॉर्नडाइक भाई साहब ने तो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, आपको याद ही होगा। वर्णन ने नहीं दिया था, स्किनर ने आपका क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट आरएस थ्योरी भी कहते हैं, याद रखिए, आरएस थ्योरी कहते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? समझ हेतु, अनुप्रयोग हेतु, सृजनात्मकता और समस्या समाधान। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, क्वेश्चन था स्टूडेंट, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो समझ बिल्कुल गलत होगा, अनुप्रयोग बिल्कुल गलत होगा, सृजनात्मकता, याद रखिएगा। यानी क्या होगा, प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार पर किया था? मानसिक उद्वेलन का, तो सृजनात्मकता, याद रखिएगा। समस्या सावधान बिल्कुल गलत है। चलते हैं स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए, गोलमैन नाम का जो मनोवैज्ञानिक था, इनका नाम पूरा है डेनियल गोलमैन। अगर इनका पूरा नाम पूछेगा तो स्टूडेंट आप क्या बोलिएगा? डेनियल, याद रखिएगा, डेनियल गोलमैन। तो बताइए, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो बताइए इसका उत्तर स्टूडेंट क्या होगा। तो डेनियल गोलमैन ने किससे संबंधित है? तो चलिए बताते हैं। डेनियल, देखिए सामाजिक बुद्धि की बात आ जाए, देखिए अब ऑप्शन में चलते हैं। सामाजिक बुद्धि की बात आपका किसने किया स्टूडेंट? आपका ले वाइगोत्स्की भाई साहब ने किया, ले वाइगोत्स्की भाई साहब ने किया है, याद रखिएगा। संवेगात्मक बुद्धि किसने किया? आपका गोलमैन भाई साहब ने किया, गोलमैन भाई साहब ने संवेगात्मक बुद्धि किया है। आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में नहीं पता है और सामान्य बुद्धि नहीं, तो ये सब तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो बताइए से इनमें से कौन शेष से भिन्न है, यानी अलग है। बताइए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। बताइए। तो चलिए, इसका उत्तर होगा स्टूडेंट अधिगम के लिए सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। समान अवयव के लिए सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ड्राइव सिद्धांत, रिडक्शन सिद्धांत जो स्टूडेंट, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हेल ने दिया था, याद रखिएगा। ये किसने दिया था स्टूडेंट? क्लार्क हल ने दिया था, याद रखिएगा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। और पूछेगा कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में, याद रखिएगा। जबकि अन्य तीनों का संबंध अधिगम से, ये तीनों का अधिगम से है।
यानी अधिगम से ये तीनों का संबंध है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन संबंध जो है आपका क्या है, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत से है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। तो बताइए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर आपका ज्ञान होता है। देखिए इसका 6 भाग होता है जिसमें ज्ञान होता है। देखिए पहला आपका क्या होता है, ज्ञान है। दूसरा आपका क्या, अवबोध है। अगर दूसरा नंबर पूछा जाए तो अवबोध है, याद रखिए अवबोध, याद रखिएगा। तीसरा अगर पूछेगा तो अनुप्रयोग, तीसरा अगर पूछेगा स्टूडेंट तो क्या होगा, अनुप्रयोग। चौथा अगर पूछेगा तो विश्लेषण, चौथा अगर पूछेगा तो विश्लेषण। पांचवा अगर पूछेगा तो संश्लेषण, संश्लेषण। और छठा पूछेगा तो मूल्यांकन, याद रखिएगा। छठा पूछेगा तो मूल्यांकन, याद रखिएगा। इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण जो होगा आपका, यह उदाहरण होगा आपका सेकेंड नंबर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि एक समांतर स्तर से उसी स्तर पर एक स्तर से सीखने की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 13 नंबर। 13 नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, यानी अधिगम का पठार का कारण नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए पहला है आपका प्रेरणा की सीमा, दूसरा विश्वविद्यालय का असहयोग, तीसरा है शारीरिक सीमा, चौथा है ज्ञान सीमा। तो देखिए नहीं बोल रहा है नहीं क्वेश्चन निगेटिव, तो निगेटिव बोलेगा तो आंसर भी आपका निगेटिव होगा। तो प्रेरणा की सीमा बिल्कुल सही बात है। विद्यालय में असहयोग, देखिए असहयोग क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव वर्ड यानी नहीं, ये आपका यही आपका आंसर होगा बी नंबर। शारीरिक सीमा बिल्कुल सही बात है, ज्ञान सीमा बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए नहीं लिखा है, और यहाँ विद्यालय में असहयोग, असहयोग निगेटिव वर्ड, निगेटिव निगेटिव, इसलिए इसका आंसर बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 14 नंबर। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा किया गया है। बताइए अधिगम अनुभव प्रशिक्षण का परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा है। ऑप्शन आपके सामने, पहला गेट्स भाई साहब, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रोब्रेक। बताइए स्टूडेंट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सीखना होता है, याद रखिएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, याद रखिएगा। गेट्स एवं अन्य नाम जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है, याद रखिएगा। इसलिए इसका उत्तर 1 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण करता है, व्यक्तित्व का बिल्कुल गलत होगा, पढ़ने का बिल्कुल गलत होगा, बुद्धि का करता है, याद रखिएगा। स्टैनफोर्ड बिने ने किसका परीक्षण किया है, बुद्धि का किया है। अब देखिए इसमें एक चीज बता देते हैं आपको, इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है। इसमें क्या होता है, उच्च, याद रखिएगा, उच्च, और क्या होता है एवं औसत सीमा होती है बुद्धि की, याद रखिएगा। औसत सीमा होती है, औसत सीमा होती है, याद रखिएगा। इसलिए इसका स्टूडेंट स्टैनफोर्ड बिने की बात रहेगा तो बुद्धि होगा, सी नंबर आंसर रहेगा इसका। चलते हैं स्टूडेंट 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो बताइए अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। ऑप्शन आपके सामने है, सिगमंड फ्रायड, जुंग, मन, अल्पोर्ट। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो सिगमंड फ्रायड गलत होगा, क्योंकि इसने मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली को के जन्मदाता है सिगमंड फ्रायड, इसलिए नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट जुंग भाई साहब, याद रखिएगा। जुंग भाई साहब जो थे ये प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम है स्टूडेंट कार्ल जुंग, याद रखिएगा। कार्ल जुंग इसका पूरा नाम था, याद रखिएगा। और ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसी के विभाजन में व्यक्ति अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी रूप में किया था।
इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन कारक है? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो आर्थिक कारक होते हैं। बिल्कुल गलत है, सामाजिक और परिवेशजन्य तत्व होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिवार के पश्चात समाज ही वह स्थान है जहां बालकों का सर्वांगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। इसलिए इसका स्टूडेंट होगा आंसर आपका बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम कौन है? तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन है, इनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा अनियमित नियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। यानी निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो मानसिक विकास में भिन्नता का नियम बिल्कुल गलत बात है, अनियमित तो ऐसे निगेटिव है। द्रुतगामी विकास का नियम याद रखिएगा। यानी शारीरिक विकास जो होता है एक सतत प्रक्रिया है जो कभी मंद तो कभी द्रुत, द्रुत का मतलब होता है तेजी, याद रखिएगा। ये द्रुत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तेजी से, याद रखिएगा। कभी क्या होता है स्लो से, कभी क्या होता है तेजी से, गति से होता है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या है स्टूडेंट? द्रुतगामी विकास, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतरतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं कौन कौन पहले है विकास का सिद्धांत, ये बताइए कौन कौन विकास का सिद्धांत है, बाद में हम नहीं को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला देखिए, निरंतरतर विकास का सिद्धांत, सही बात है। परस्पर संबंध का विकास, सही बात है। समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत आपका नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि बाल विकास में क्या होता है स्टूडेंट की बाल विकास से जो संबंधित विकास होता है माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है, इसलिए इसका उत्तर होगा आपका 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा है? बताइए। गेसेल भाई साहब ने, हरलॉग भाई साहब ने, मेरेडिथ भाई साहब ने, डगलस और हॉलैंड भाई साहब ने। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं, इस आपको याद करना होगा कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं जो प्रकट होता है वो किसने कहा था? वो गेसेल भाई साहब ने कहा था। यानी विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं आपका गेसेल भाई साहब के अनुसार प्रकट होती है, इसलिए इसका उत्तर 1 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो बताइए मूल प्रकार के 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है? ड्रेवेल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर? तो चलिए ड्रेवेल भाई साहब होगा, गलत बात है। मैकडूगल भाई साहब होगा। इनका पूरा नाम मैकडूगल का क्या है? जॉन ए मैकडूगल, याद रखिएगा। जॉन ए मैकडूगल, मैकडूगल याद रखिएगा, मैकडूगल याद रखिएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या? जॉन ए मैकडूगल ने संवेग से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता इत्यादि के बारे में बताया है। तो आपको याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? मैकडूगल भाई साहब ने किया है। चलते हैं स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो अवधान का मतलब होता है ज्ञान। तो चलिए बताइए, डम्बिल भाई साहब का, रॉस भाई साहब का, मन का, मैकडूगल का। बताइए स्टूडेंट 22 का उत्तर क्या होगा? तो चलिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण का अवधान है, ये हमारे रॉस भाई साहब का, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? यानी सीखने का मुख्य नियम में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं कि इसमें बोल रहा है सीखने का मुख्य नियम। तो आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक नाम का जो मनोवैज्ञानिक है
उनका 3 नियम था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार जो था मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा है, यानी सीखने का मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, यानी ये बहुअनुक्रिया का नियम जो है ये शामिल नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन आपके सामने है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण, चौथा है चित्रांकन परीक्षण। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ये सब आपको जानना होगा, याद करना होगा। यानी 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रस्तावित किया? अशाब्दिक निगेटिव, और जहां रहेगा वो निगेटिव, ये होगा नहीं। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया है, याद रखिएगा। यानी डॉक्टर एस जलोटा ने 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है, इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सा मनोवैज्ञानिक ने किया है? ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन, स्टर्न। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने तो दिया था। देखिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक भाई ने। स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक। अगर पूछेगा आपको त्रिस्तरीय, यानी अगर 3 भी पूछता, अगर 3 कारक पूछता कि बुद्धि का किसने दिया, तो ये भी आपका स्पीयरमैन ने दिया। यानी आपका स्टूडेंट बुद्धि का द्विकारक या बुद्धि का अगर 3 कारक रहता तो भी आपका स्पीयरमैन भाई साहब होगा। इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 26 नंबर। 26 नंबर है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी आपका गलत बताना है। 26 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा पेयर गलत है। तो चलिए बताते हैं। पहला ऑप्शन है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बी.एफ. स्किनर ने दिया है। तीसरा सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव ने दिया है। और चौथा सीखने का समग्र सिद्धांत, हल ने दिया है। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। पहले सही कौन कौन है वो बताते हैं। देखिए चलिए बताते हैं सही। तो देखिए सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बी.एफ. स्किनर ने दिया, बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव भाई साहब ने दिया, बिल्कुल सही बात है। सीखने का समग्र सिद्धांत क्लार्क हल ने नहीं दिया है। ये आपका शिक्षा का दर्शन है, याद रखिएगा। ये स्टूडेंट आपका क्या, सीखने का समग्र सिद्धांत क्या है? शिक्षा का दर्शन है, ये याद रखिएगा। इसलिए इसका उत्तर स्टूडेंट आपका ये नंबर होगा, यानी डी नंबर आंसर होगा इसका, सीखने का समग्र हल सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 27 नंबर। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो सृजन शास्त्र के पिता कौन है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है रॉस, चौथा वुडवर्थ। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा सृजन शास्त्र के पिता जो होते हैं वो क्रो एंड क्रो, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा आपका गाल्टन भाई साहब है, याद रखिए सृजन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसिस गाल्टन को जाना जाता है। ये कहाँ के गाल्टन थे स्टूडेंट? फ्रांस के थे, याद रखिएगा। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इसका उद्देश्य अनुवांशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना था, याद रखिएगा। सृजन शास्त्र के पिता कौन है? गाल्टन भाई साहब हैं। चलते हैं स्टूडेंट 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा किसने की है? तो ग्रंथि के आधार पर विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? पहला आपका क्रिस्मर, दूसरा युंग, तीसरा केनन, चौथा स्प्रिंजर। बताइए स्टूडेंट 28 नंबर का उत्तर क्या होगा? ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने किया? तो ये क्रिस्मर भाई साहब ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार चर्चा की है। युंग नहीं होगा, केनन नहीं होगा, स्प्रिंजर नहीं होगा, सबको याद करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 29 नंबर है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा?
तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन क्रोल एंड ब्रूस भाई साहब ने कहा था? नहीं। ड्रेवल भाई साहब ने कहा था? नहीं। डिहान भाई साहब ने कहा था? नहीं। क्रो एंड क्रो भाई साहब ने आपका कहा था। याद रखिएगा, सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जो वह पहले से नहीं जानता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। ये आपका क्रो एंड क्रो भाई साहब ने कहा है। चलते हैं स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? विद्रोह की भावना यानी कुछ कर जाने की अवस्था। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, तो अब विद्रोह की भावना यानी किसने? जीन पियाजे भाई साहब का। याद रखिएगा, जीन पियाजे भाई साहब का है। ठीक है, पहले ये जानिएगा। ठीक है, यानी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना जो होता है स्टूडेंट मध्य किशोरावस्था में होती है। याद रखिएगा। तो देखिए, बाल्यावस्था तो आपका होता है 2 से 12 वर्ष, शैशवावस्था तो 0 से 2 वर्ष, तो ये दोनों तो आपका होगा नहीं। तीसरा आपका पूर्व किशोरावस्था, तो पूर्व किशोरावस्था स्टूडेंट क्या होता है? 12 वर्ष से स्टार्ट आपका होता है। और मध्य 12 वर्ष से लेकर 13 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? पूर्व किशोरावस्था। लेकिन मध्य किशोरावस्था जो होता है वो 13 वर्ष से 15 वर्ष होता है। इसी में होता है स्टूडेंट विद्रोह की भावना, और विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति बच्चों में आती है। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। तो चलिए स्टूडेंट, अभी तक अगर आप मेरे स्पेशल नोट्स जेटेड का नहीं परचेज किए हैं तो आप हमारे स्पेशल नोट्स को, जेटेड का स्पेशल नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। केवल कितने में परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट? 500 रुपया में। और आज चल रहा है स्टूडेंट मैराथन, टोटल 60 क्वेश्चंस का मैराथन चल रहा है। आप लोग को चेक करना अपना कि आप 60 क्वेश्चंस में कितना सही कर पाते हैं। प्रत्येक संडे मैराथन क्लास चलता है, तो उसमें आप अपना योग्यता को आंक सकते हैं कि आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में कैसी तैयारी है। ये सिर्फ झारखंड टेट ही नहीं स्टूडेंट, पूरे भारत में कहीं भी टेट की परीक्षा होती है तो आप उसमें अगर ये सब क्वेश्चन जानते हैं तो आप उसमें 30 में 30 लाने की क्षमता रखते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। तो बताइए, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों, अक्षम मतलब क्या था? जो सक्षम नहीं है। बताइए, ऑप्शन आपका है पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1997, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1992, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1990। तो बताइए स्टूडेंट कि वह अधिनियम अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। तो इसका उत्तर हम बताते हैं स्टूडेंट, यह जो होगा आपका पीडब्ल्यूडी 1995। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है? देखिए, पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण का भाग नहीं है। तो चलिए, व्याख्या करना, पुनर्बलन, मॉडलिंग, व्याख्यान देना। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट। व्याख्या करना बिल्कुल सही बात है, पुनर्बलन बिल्कुल सही बात है, मॉडलिंग बिल्कुल बात सही है। यानी पीयर ट्यूरिंग शिक्षण में ये आता है। लेकिन आपका कौन सा नहीं आता है? तो व्याख्या देना जो होता है स्टूडेंट वो आपका नहीं होता। ऐसे भी व्याख्यान देना निगेटिव बात है। चलते हैं स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए, अभिकथन यानी कथन 2 दिया है, गरीब घर की लड़कियां ज्यादातर विद्यालय त्याग देती है। अब देखिए कारण क्या दिया है कि लड़कियां के घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्या है आपका, अभिकथन यानी 2 कथन दिया है। गरीब घर की लड़कियां ज्यादातर विद्यालय त्याग देती है। अब इसका कारण दिया है आर में क्या, कि लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। अब आपके सामने ऑप्शन है पहला, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, केवल ए सत्य है, केवल आर सत्य है। तो बताइए स्टूडेंट 33 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि देखिए, गरीब घर की लड़कियां ज्यादातर विद्यालय त्याग देती है। कारण क्या था कि लड़कियां घर में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। यानी इसका ए और आर दोनों सत्य है, यानी इसका स्टूडेंट 1 नंबर उत्तर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु, देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बताइए स्टूडेंट।
तो देखिए आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने बताया था, बुद्धि लब्धि को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं IQ। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने क्या होता है स्टूडेंट 100। तो मानसिक आयु कितना दिया है 12 वर्ष, वास्तविक आयु कितना दिया है 10 वर्ष, और गुने क्या होता है 100। कटाइए, 0 0 कट गया, यानी 12 धन क्या हो गया स्टूडेंट 120, यानी 120 आपका किस में, 1 नंबर में, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा का क्या उद्देश्य है। तो मौखिक परीक्षा का उद्देश्य आपको बताना। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाई की पहचान करना, दूसरा है भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, तीसरा विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइए स्टूडेंट 35 नंबर का उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पहचान करना, बिल्कुल सही बात है। भाषा के धारा प्रवाह लचीले प्रयोग का जांच करना, यह भी बात सही है। तीसरा विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, बिल्कुल सही बात है, यानी उपरोक्त में से सही यही आपका उत्तर होगा। मौखिक परीक्षा का यही उद्देश्य है। चलते हैं स्टूडेंट 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा। कक्षा 3 के लिए सबसे अच्छा शिक्षण का माध्यम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, पहला व्याख्यान विधि, दूसरा है सृजनात्मक क्रियाकलाप, तीसरा है समूह वार्तालाप, चौथा है प्रयोगशाला विधि। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखिए, तो कक्षा 3 में विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण सबसे ज्यादा मध्यम, व्याख्यान विधि। व्याख्या क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव, मैंने पहले ही बताया था। सृजनात्मक क्रियाकलाप, बिल्कुल सही बात है। समूह वार्तालाप नहीं होगा, प्रयोगशाला विधि ने, यानी आपका बी नंबर सही उत्तर है। चलते हैं स्टूडेंट 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालक के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, तीसरा है समावेशित शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। निःशक्त किसको कहते हैं स्टूडेंट, जो बच्चा क्या होता है शारीरिक रूप से क्या होता है कि निःशक्त बालक उसको कहते हैं जो शिक्षा के प्रावधान में यानी वो नहीं पूरा कर सकता, यानी वो कहते हैं ना कि कमजोर बच्चा इसको कह सकते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन है समाकलन द्वारा, बिल्कुल गलत है। मुख्य धारा में डालकर, बिल्कुल गलत है। समावेशित शिक्षा, यही आपका स्टूडेंट होगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसलिए उसका उत्तर सी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, रचनात्मक आकलन, सत्रांत आकलन, बाह्य आकलन, आंतरिक आकलन। बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका था पॉजिटिव, तो रचनात्मक आकलन बिल्कुल सही बात है, सत्रांत आकलन होगा नहीं, बाह्य आकलन होगा नहीं, आंतरिक आकलन होगा नहीं, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव। चलते हैं स्टूडेंट 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज करते हैं। तो बताइए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का खोज करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तार्किक चिंतन द्वारा, दूसरा है संवेग एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा, तीसरा है टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, चौथा है नैतिक निर्णय द्वारा। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, तार्किक चिंतन के द्वारा होता है संवेगी गत्यात्मक अवस्था, नहीं, तो याद रखिएगा तार्किक चिंतन क्या होता है आपका स्टूडेंट, तर्क पर आधारित चिंतन रहता है, यानी बच्चा मूर्त में, याद रखिएगा मूर्त में स्टूडेंट क्या होता है आपका 7 से 11 वर्ष, ये तो आपका होगा नहीं। चलिए, संवेग और गत्यात्मक क्रिया, देखिए आपका टैग वर्ड संवेग गत्यात्मक, तो संवेग यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट, बी नंबर। टेलीग्राफिक होगा नहीं, नैतिक होगा नहीं। चलते हैं स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज, देखिए याद रखिएगा, गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, बाल्यावस्था जो होता है स्टूडेंट आपका 2 वर्ष से 12 वर्ष होता है। प्रौढ़ावस्था क्या होता है स्टूडेंट, 30 वर्ष से 60 वर्ष होता है। शैशवावस्था क्या होता है, 0 वर्ष से 2 वर्ष होता है। किशोरावस्था क्या होता है, 12 वर्ष से 18 वर्ष होता है। तो गैंग एज जो कहा जाता है स्टूडेंट, किशोरावस्था को कहा जा सकता है, यानी 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, नहीं गैंग एज की बात बोल रहे हैं ना, नहीं, तो गैंग एज स्टूडेंट हम लोग कहते हैं
बाल्यावस्था को, याद रखिएगा। गैंग एज किसको कहते हैं स्टूडेंट? बाल्यावस्था को, यानी 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? बताइए, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। यानी यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? टुवर्ड्स एंड लर्निंग सोसाइटी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, टुवर्ड्स ह्यूमन एंड एनलाइटेड सोसाइटी, लर्निंग टू बी। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर? इसे आपको याद रखना होगा कि यूनेस्को के 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो तो स्टूडेंट लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ये आपको याद रखना होगा। इन 41 का आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 42 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है ना कि शिक्षक को? बताइए, शिक्षा का वह कौन सा प्रक्रिया जो उपागम अधिगमकर्ता के केंद्र को रखता है ना कि शिक्षक को? ऑप्शन आपका है सृजनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, क्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम। यहाँ ना लिखा है स्टूडेंट, ना का मतलब निगेटिव। तो चलिए पहले जो सही है सृजनात्मक उपागम, बिल्कुल सही बात है। व्यवहारवादी, चलिए नहीं, इसको फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है ना कि शिक्षक को? यानी शिक्षा की प्रक्रिया का उपागम किस में रखता है? तो सृजनात्मक उपागम, बिल्कुल आपका सही बात है। व्यवहारवादी उपागम होगा नहीं, क्रियात्मक नहीं होगा, संरचना, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 43 नंबर। 43 नंबर है, अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक। तो अधिगम किससे प्रभावित होता है? सामाजिक किससे? अंतःक्रिया से, अंतर व्यक्तित्व संबंध से, दूसरों के संप्रेषण से, साहिबी से। संप्रेषण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? संप्रेषण का मतलब होता है आपका सहायता करना, याद रखिएगा। नहीं, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, याद रखिएगा। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, याद रखिएगा। तो चलिए बताइए, अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक किससे? तो अधिगम प्रभावित होता है सामाजिक अंतःक्रिया से, सही बात है। अंतर व्यक्तित्व संबंध से, दूसरों के संप्रेषण से, यानी ये सभी। इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 44 नंबर। किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? किसने कहा था? बताइए, बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। बताइए वह कौन सा मनोवैज्ञानिक था? ऑप्शन है आपका नोम चॉम्स्की, वाइगॉत्स्की, जीन पियाजे, ब्रूनर भाई साहब। ये सब आपको याद करना होगा। तो किसने कहा था कि बच्चे लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? तो आपका नोम चॉम्स्की भाई साहब ने कहा था। यानी बच्चा जो होता है ना स्टूडेंट, भाषा जो होता है ना जन्मजात सीख के आता है, याद रखिएगा। बच्चा भाषा जो होता है जन्मजात सीख के आता है, ये भी आपका नोम चॉम्स्की ने कहा था, इसलिए इसका उत्तर 1 नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? तो CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक आदर्शवाद है? गोलाकार बैठक व्यवस्था, पहला ऑप्शन है। दूसरा, यू आकार की बैठक व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। चौथा है पंक्तिवार बैठक व्यवस्था। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा 45 नंबर का? तो चलिए स्टूडेंट, CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी व्यवस्था बैठक आदर्शवाद है? गोलाकार बैठक, सही बात है। यू आकार, बिल्कुल सही बात है। ए और बी आपका 1 और बी दोनों होगा, यानी सी नंबर आंसर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो चलिए, प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा है पहले ये जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन आप लोग पढ़ के आप लोग को टाइम तो बताइए। रोसार्क इक्वलॉट टेस्ट, ड्रॉमैन टेस्ट, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? यानी क्वेश्चन आपका नहीं बोल रहा है, यानी प्रक्षेपण प्रशिक्षण कौन सा नहीं है? तो देखिए, रोसार्क इक्वलॉट टेस्ट है, ड्रॉमैन टेस्ट है, थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट है, यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर ये आपका नहीं है, याद रखिएगा। यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, जबकि रोसार्क इक्वाबोल्ट, ड्रॉ आउट मैन टेस्ट तथा थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट परीक्षण में शामिल है। चलते हैं स्टूडेंट अब 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण कौशल में निहित है। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। आपका 4 गो दिया है, कूट, बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, तीसरा है शारीरिक भाषा, चौथा लेखन। तो बताइए स्टूडेंट इसका क्या होगा? 1 और 2 दोनों, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3 4। बताइए क्या होगा इसका स्टूडेंट उत्तर? तो चलिए, संप्रेषण का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? बातचीत करना। हमने पहले ही बताया कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, याद रखिएगा। संप्रेषण का मतलब बातचीत करना। इसमें आपका बोलना भी होता है, सक्रिय रूप से सुनना भी होता है, शारीरिक भाषा भी होता है, लेखन भी होता है, यानी 1 2 3 4 इसका उत्तर होगा डी नंबर।
चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। तो मानव बुद्धि एवं विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, एक और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव बुद्धि का विकास जो प्रभावित होता है स्टूडेंट, वंशानुक्रम से भी होता है, वातावरण से भी होता है। इसका स्टूडेंट आंसर होगा एक और दो दोनों, यानी सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 49 नंबर क्वेश्चन। CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक क्या है? बताइए, CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक आपका क्या है? ऑप्शन है आपका सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा साथी समूह शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों, चौथा है दोनों व्याख्यान विधि। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं कि CSWN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सही बात है। साथी समूह शिक्षण, बिल्कुल सही बात है, यानी एक और दो दोनों, यानी इसका उत्तर होगा 3 नंबर स्टूडेंट। चलते हैं स्टूडेंट 50 नंबर। अभिप्रेरणा का परिणाम क्या है? तो अभिप्रेरणा का परिणाम आपका क्या है? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, अनिर्देशित व्यवहार, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार, समस्या समाधान, अभिवृत्ति। तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर स्टूडेंट? अभिप्रेरणा का जो परिणाम होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, यही आपका उत्तर सही होगा। अनिर्देशित तो निगेटिव वर्ड है, और रहेगा निगेटिव, उत्तेजना तो निगेटिव, और समस्या समाधान अभिवृत्ति निगेटिव। अभिप्रेरणा का परिणाम होता है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। चलते हैं स्टूडेंट 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, समावेशित विद्यालय में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होना चाहिए। तो देखिए, लचीली होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, या ये सभी होना चाहिए? बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो समावेशित विद्यालय में बाल केंद्रित मूल्यांकन की प्रणाली क्या होना चाहिए? लचीली, बिल्कुल सही बात है। निरंतर होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, भागीदारी पूर्ण होना चाहिए, ये सभी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? यानी स्मृति का मतलब होता है याद, इसका सही बताना आपको। पहला है कुंठंकन 1 नंबर में, दूसरा है भंडारण, तीसरा है ध्यान देना, चौथा है प्रत्यास्मरण। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा 52 नंबर का? तो चलिए, सबसे पहला होता है स्टूडेंट आपका ध्यान देना। देखिए, सबसे पहला होता है आपका 1 नंबर, क्या होता है? ध्यान देना। तो पहला 1 नंबर हो गया आपका ध्यान देना, ये क्या हो गया? 1 नंबर। दूसरा होता है स्टूडेंट कुंठंकन, यानी 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो देखिए, तीसरा पहले स्टार्ट होगा, तो तीसरा किसमें स्टूडेंट? इसमें और इसमें, यानी पहला हमें और तीसरा में। फिर आपका क्या हो गया? भंडारण, यानी 2 का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? यानी देखिए, पहला होगा ध्यान देना, दूसरा होगा कुंठकन। तो कुंठकन किसमें? 1 नंबर किसमें आपका? पहला में, देखिए। और उसके बाद आपका तीसरा क्या होगा स्टूडेंट? भंडारण। और चौथा आपका क्या होगा? प्रत्यास्मरण। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले होता है ध्यान देना, 1 नंबर हो गया। दूसरा होता है कुंठन, ये हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया स्टूडेंट? भंडारण, इसको याद रखिएगा सीरियली। और चौथा हो गया प्रत्यास्मरण। यानी 2, 1, 3, 4 किसमें स्टूडेंट? 1 नंबर में, इसलिए इसका उत्तर 52 का उत्तर क्या हो गया? 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है, वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? यानी बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ते हैं जब कठिन कार्य का सामना करते हैं। पहला है वे आसानी से थक जाते हैं, दूसरा उसमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है, तीसरा है उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, चौथा उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर 53 का क्या होगा? तो चलिए, क्वेश्चन आपका पॉजिटिव था। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यकता होती है, वे बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं और बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो क्या बहुत जल्दी छोड़ देता है? कठिन कार्य वे आसानी से थक जाते? नहीं, गलत बात है। उसे निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती, कम भी निगेटिव नहीं होगा। उनमें उच्च स्तर की चिंता होती, नहीं, उच्च निगेटिव, कम निगेटिव, आसानी निगेटिव। उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता को आवश्यकता होती, यही कारण है कि व्यक्ति क्या होता है? उस कार्य को करने में छोड़ देता है, क्योंकि कठिन कार्य का सामना करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 54 नंबर क्वेश्चन। टोटल ये 60 क्वेश्चंस का आपका सीरीज है स्टूडेंट। ये महामैराथन आपका संडे है आज। आज आपका 30 तारीख है, तो महामैराथन टेस्ट आपका चल रहा है 60 क्वेश्चन सीडीपी का। तो चलते हैं स्टूडेंट 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा को डायस कक्षाओं में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपका पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा मनोगत्यात्मक, चौथा ये सभी। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? चलिए, पाठ्य चर्चा को संज्ञानात्मक में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। भावात्मक में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मनोगत्यात्मक में बांटकर निर्धारण किया जाना, बिल्कुल सही बात, ही इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ये सभी, डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? बताइए,
कौन सा अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है, आपको ये बताना है। तो चलिए, ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एज बता देते हैं सबका। शैशवावस्था होता है स्टूडेंट 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है 2 वर्ष से 6 वर्ष, किशोरावस्था क्या होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था कब से होता है 30 वर्ष से 60 वर्ष। तो सबका हमने एज बता दिया। अब बताइए कि शिशु आत्म केंद्रित होता है किस अवस्था में, तो ये होता है आपका स्टूडेंट, याद रखिएगा, पूर्व बाल अवस्था में, यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है। चलते हैं स्टूडेंट 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है। तो आपको ये चीज जानना होगा, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट पॉजिटिव है। पहला ऑप्शन है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, दूसरा है सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, तीसरा उच्च उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं सामान्य प्रतिबद्धता, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपका था मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया कि प्रतिभाशीलता शिक्षा के दृष्टिकोण किस संदर्भ पर निर्भर करती है। तो उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मक, उच्च प्रतिभा, यही आपका बिल्कुल सही बात है, यही आपका ए नंबर होगा स्टूडेंट, ये सब आपका नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है कि इसका उत्तर आपका ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर यानी 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट क्या है, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। 3 को आपका दिया, उसके बाद कूट दिया ऑप्शन। अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, प्रत्यक्षीकरण कर पाना, अपने संवेगों को नियंत्रित और नियमित रख पाना, अपने संवेगों को तीव्रता को समझ पाना। अब ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन। बताइए स्टूडेंट क्या होगा। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। तो संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है आपका अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना और प्रत्यक्षीकरण कर पाना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा अपने संवेगों को नियंत्रित और नियमित रख पाना, ये भी बात सही है। तीसरा अपने संवेगों को तीव्रता को समझ पाना, ये भी बात सही है, यानी 1 2 3 इसका उत्तर होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं स्टूडेंट 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। मैस्लो का सिद्धांत डैश पर आधारित है। तो बताइए अब्राहम मैस्लो जो भाई साहब का सिद्धांत वो किस पर आधारित है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो बताइए भावनाओं पर, इच्छाओं पर, आवश्यकताओं पर, कार्यों पर। तो अब्राहम मैस्लो भाई साहब का जो है सिद्धांत है वो आपका आवश्यकताओं पर निर्धारित है, याद रखिएगा। अब्राहम मैस्लो भाई साहब का सिद्धांत किस पर आधारित है, आवश्यकताओं पर। आज का स्टूडेंट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी 59 नंबर क्वेश्चन, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण पर थोपते हैं। तो कौन सा अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपना स्वयं का गुण पर थोपते हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रक्षेपण विधि, दमन विधि, युक्तिकरण विधि, अस्वीकरण विधि। यानी क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत अपने स्वयं के गुण पर थोपते हैं। प्रक्षेपण विधि, बिल्कुल आपका सही बात है। दमन तो निगेटिव वर्ड होता है, युक्ति निकालना निगेटिव, अस्वीकार निगेटिव। यानी आपको याद रखना होगा कि ऐसा कौन सा विधि है जिसमें अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण को थोपते हैं, उसको कहते हैं प्रक्षेपण विधि। और आज का स्टूडेंट अंतिम क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, अंतिम क्वेश्चन महामैराथन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट पॉजिटिव है। तो बताइए अवलोकन, केस स्टडी, साक्षात्कार, प्रश्नावली। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। बताइए 5 सेकंड का समय दिया था आपको। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन था, शिक्षा के दौरान बच्चे को कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अवलोकन, बिल्कुल सही बात है। केस स्टडी गलत बात है। साक्षात्कार नहीं, प्रश्नावली नहीं। यानी सबसे उपयुक्त विधि जो होता है स्टूडेंट अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है जांच करना। यानी शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक है, अवलोकन करना सबसे अच्छी विधि है। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल टॉनिक क्लासेस। अगर ये हमारा टॉनिक क्लासेस है स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल है टॉनिक क्लासेस। और ये था आज बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टेस्ट नंबर 18 था, जो संध्या 7 बजे से लाइव चल रहा था। महामैराथन क्लास चल रहा है आप लोग का स्टूडेंट, जेटेट का चल रहा है मैराथन क्लास। देखिए जेटेट का मैराथन क्लास चल रहा है, ठीक है।
आप चैनल को अगर अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर करके बेल घंटी को बजा दीजिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो फेसबुक में रुपेश झा, अगर आप इंस्टाग्राम में जाना चाहते हैं तो रुपेश झा ऑफिशियल, और अगर आप टेलीग्राम में जाना चाहते हैं तो टॉनिक क्लासेस। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का। अगर आपको कोई भी तरह का PDF या डाउट है तो आप इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं 9939700797। मैं रुपेश कुमार झा मिलूंगा स्टूडेंट कल संध्या 7 बजे यानी सोमवार को अगले बाल विकास का एक और टेस्ट सीरीज लेके। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का समय है और 1 जनवरी से सभी स्कूल कॉलेज खुलने जा रहा है, तो आप लोग तैयारी कर लें। अब आने वाले दिन में बहुत ही जल्द यानी फरवरी महीना में जेटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, TGT हाई स्कूल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप जल्द से जल्द तैयारी करने के लिए भिड़ जाएं। कहते हैं ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं रुपेश कुमार झा मिलूंगा आपसे कल संध्या 7 बजे अगले वीडियो के साथ, अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।